हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमको पढ़ना है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलीमर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स पढ़ ली थी। किसी ने नहीं पढ़ी है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वीडियो का जाके देख लीजिए। तो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमर्स को हम किस किस टाइप की रिएक्शन से बना सकते हैं। हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन अवेलेबल है, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन और कंडेंसेशन को हम लोगों ने मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में लास्ट लेक्चर में देखा ही था। एडिशन में मोनोमर्स हमारे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब या तो उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या उनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और एडिशन में डायरेक्टली मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऐड अप होते हैं, ऐड होते हैं, उसमें से कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता। बट कंडेंसेशन में क्या होता था, कंडेंसेशन में हमारे में मोनोमर्स में बाई या ट्राई फंक्शनल ग्रुप होते थे। मतलब उसमें क्या होता था, फंक्शनल ग्रुप होते, फंक्शनल ग्रुप फॉर एग्जांपल अमाइन हो गया, एल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और जब वो ऐड होते थे तो उनमें से क्या होता था, एक स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव होता था। वो हो सकता है वाटर हो, HCl हो, अमोनिया हो, ठीक है। और तो आज हम एडिशन पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन का दूसरा नेम है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, क्योंकि इसमें चेन क्या होगी, ग्रो होगी, ठीक है। हम लोग जब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तब देखेंगे। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में जैसे मैंने बोला, इन दिस पॉलीमराइजेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मोनोमर और डिफरेंट मोनोमर्स ऐड टुगेदर। तो यहां क्या है, सेम मॉलिक्यूल मोनोमर्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट मोनोमर्स भी हो सकते हैं। तो बच्चों याद होगा आपको, इफ मोनोमर्स सेम होते थे तो उस पॉलीमर को हम होमोपॉलीमर बोलते थे, और जब मोनोमर डिफरेंट होते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, कोपॉलीमर ना। और ए लार्ज स्केल टू फॉर्म पॉलीमर द मोनोमर यूज्ड आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हमने बताया इसमें क्या होगा, इधर डबल बॉन्ड होगा, इधर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। दिस मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन लीडिंग टू इंक्रीज इन चेन लेंथ और चेन ग्रोथ कैन टेक प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल और आयनिक स्पीशीज। मतलब इसमें इंटरमीडिएट क्या बन सकता है, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल भी बन सकता है और आयनिक स्पीशीज भी बन सकती है। फ्री रेडिकल आयनिक स्पीशीज, आयनिक स्पीशीज मतलब कार्बोकैटायन भी बन सकता है और कार्ब एनाइन में बन सकता है। बट जो हमारी बुक में जो मैकेनिज्म दे रखी है वो एक ही मैकेनिज्म दे रखी है, थ्रू फ्री रेडिकल। तो हम पहले हमने क्लास 11 में भी फ्री रेडिकल पढ़ा होगा, आज वापस से हम लोग फ्री रेडिकल को थोड़ा सा वापस से रिवाइज करते हैं। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखने से पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड और डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, मींस बॉन्ड टूटेगा कैसे। तो दो टाइप का क्लीवेज होता है हमारे पास, एक तो हमारा होता है होमो क्लीवेज और एक होता है हमारा हेट्रो क्लीवेज। तो होमो क्लीवेज में क्या होता है कि ए मॉलिक्यूल या ए एटम ए से बॉन्डेड है, और यहां बॉन्ड में हमको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये बॉन्ड एकदम बीच से टूटे। तो इस ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और इस ए के पास भी क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसको हम बोलते हैं होमो क्लीवेज। और ये जो स्पीशीज बनी जिसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। और बात करें हेट्रो क्लीवेज होता है, मान लो कार्बन और हेलोजन के अंदर बॉन्ड है, तो हमको पता है हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, हेलोजन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो कार्बन के पास चार्ज कैसा बच जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमारा आयनिक रेडिकल है, या इसको बोल सकते हैं कार्बोकेटाइन। और इफ कार्बन और मेटल का बॉन्ड है, मान लो जिंक का बॉन्ड है, तो हमको पता है मेटल का काम क्या होता है बच्चों, मेटल क्या करती है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, कार्बन के पास। तो कार्बन का चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्ब एनाइन। तो ये हुआ। तो हमने पढ़ा था क्लीवेज हमारा दो टाइप का है, होमो क्लीवेज और हेट्रो क्लीवेज। होमो क्लीवेज होने से ही हमारा क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। और अब बात करते हैं फ्री रेडिकल में मतलब क्या था, कि मान लो ये कार्बन है, ये कुछ इस टाइप से था और ये बॉन्ड टूट गया। अब यहां से एक हाइड्रोजन अलग हो गया, यहां पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, इसमें टू इलेक्ट्रॉन, इसमें टू इलेक्ट्रॉन और यहां वन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन। और किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए आउटर में, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो ये जो फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये ट्राई करते हैं किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले ताकि इनका क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और जबकि कार्बोकेटाइन में भी क्या हो जाएगा,
उसको हमें अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बाकी तुमको पता है कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेने की ट्राई करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा क्लाउड को। और कार्बन आयन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। बट इसका याद रखना, फ्री रेडिकल क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इसका हम यूज करेंगे मैकेनिज्म। अच्छा, बात करते हैं होमोक्लीवेज होता कब। होमोक्लीवेज के लिए दो कंडीशन जरूरी है, एक तो तुम्हारी सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए, सनलाइट को हम लोग यूवी से भी डिनोट कर सकते हैं और एच न्यू से भी कर सकते हैं, और सेकंड इसके अंदर परऑक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए। दो चीजें जरूरी है होमोक्लीवेज होने के लिए, क्या क्या, यूवी रेज या बोल तो सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, परऑक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम अभी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देख रहे हैं, कौन सी, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देख रहे हैं। तो इसके लिए हमें फ्री रेडिकल बनाना पड़ेगा। तो हम अपना एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर हमारे पास तीन रिएक्शन अवेलेबल थी। हमने बोला फ्री रेडिकल भी बन सकता है, कार्बोकैटायन भी बन सकता है और कार्बो एनायन भी बन सकता है। बट हमारे सिलेबस में ओनली क्या है, हमारे सिलेबस में ओनली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो हमने बोला फ्री रेडिकल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, परऑक्साइड चाहिए। तो इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमको कुछ कैटलिस्ट चाहिए, या बोल दो उसको इनिशिएटर चाहिए। हमको इनिशिएटर क्या चाहिए, परऑक्साइड चाहिए। परऑक्साइड तुम बेंजोइल परऑक्साइड ले सकते हो, एसिटाइल परऑक्साइड ले सकते हो, टर्सरी ब्यूटाइल परऑक्साइड ले सकते हो। तो मैं ले लेता हूं इनिशिएटर बेंजोइल परऑक्साइड। तो बेंजोइल बेंजीन होगी ना, बेंजीन का फॉर्मूला C6H5। परऑक्साइड कैसा होता है, परऑक्साइड क्या था बच्चों, O सिंगल बॉन्ड, O को हम लोग क्या बोलते थे, परऑक्साइड बोलते थे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बेंजोइल परऑक्साइड है। तो इसके बाद हमने बच्चों क्या बोला था, हमको जब फ्री रेडिकल बनाना है तो परऑक्साइड के साथ एक और कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी, हमको क्या चाहिए था, हमको सनलाइट चाहिए थी। तो हमने यहां पे लगा दी यूवी रेज। तो यूवी रेज लगाने से क्या होगा, इसका होमोक्लीवेज होगा, बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा। तो क्या बना हमारे पास, C6H5 C डबल बॉन्ड O, और इसके ये क्या हमारा फ्री रेडिकल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जैसा यहाँ है वैसा यहाँ है, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल बन गए, दो मॉलिक्यूल बन गए। अच्छा बच्चों, अब तुमको याद होगा ये हमारा फ्री रेडिकल बन गया। तो तुमको याद होगा फ्री रेडिकल कैसा मॉलिक्यूल होता है, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है। वो ऑलवेज ट्राई करता है उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इस ऑक्सीजन को कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये ऑक्सीजन दे सकता है, नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो देगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो कौन देगा, कार्बन। तो यहां इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसमें से क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन ले लेगा और अपना ऑक्सीजन मिलाए, इलेक्ट्रॉन मिलाएगा, और यहां बन जाएगा एक बॉन्ड। समझने की ट्राई करो बच्चों, वापस बोलता हूं मैं। ये हमारा ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बन गया, और फ्री रेडिकल ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, वो ट्राई करता है अपने किसी पड़ोसी से क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन ले ले, जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसके पास ये भी है, ऑक्सीजन भी, और ये बॉन्ड किससे बॉन्डेड है, कार्बन से बॉन्डेड है। तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो कौन देगा, ये हमारा कार्बन। तो ये एक कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन मिलाएगा, और यहां एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इसने अब एक इलेक्ट्रॉन लिया, अपना इलेक्ट्रॉन मिलाया, और यहां पे क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। और ये बॉन्ड क्या हो गया बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या बना, C6H5 डॉट ना, ये डॉट क्या है हमारा, फ्री रेडिकल है। तो अच्छा इस पे ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन पे लग रहा होगा आपको डॉट, बट एक्चुअली में क्या है, ये क्या है, हमारी बेंजीन है। ये जो फ्री रेडिकल है वो कौन से किस एटम पे है, कार्बन एटम पे है। ये जो फ्री रेडिकल है वो कौन से एटम पे है, कार्बन एटम पे। और यहां क्या बना होगा बच्चों, ये C था, डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे एक बॉन्ड था, और एक बॉन्ड और आ गया। तो ये क्या बन गया, CO2। तो यहां से क्या होगी, दो CO2 जो बनी, दो मॉलिक्यूल थे ना हमारे पास, तो दोनों CO2 क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा फ्री रेडिकल बन गया। तो अब हम रिएक्शन, हमको पॉलीमर बनाना है पॉलीइथीन। तो पॉलीइथीन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, मोनोमर चाहिए। तो पॉलीइथीन का मोनोमर क्या होगा, पॉलीइथीन का मोनोमर होगा इथीन। तो देखो ये बच्चों, ये तीन स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट होता है हमारा चेन इनिशिएशन। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 1 क्या है हमारा, चेन इनिशिएशन। यहां हमारी चेन बनना स्टार्ट होगी। तो हमें पॉलीइथीन बनानी है। तो पॉलीइथीन बनाने के लिए मोनोमर चाहिए इथीन।
एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ 2 हाइड्रोजन मैंने लगा दिया। अब क्या होगा, ये आ गया हमारा इथीन आ गया, और हमारे पास फ्री रेडिकल पहले से अवेलेबल था। तो फ्री रेडिकल हमारे पास कौन सा है, फ्री रेडिकल हमारे पास C6H5 डॉट, इन दोनों को हमने किया मिक्स। तो ये तुमको याद है, ये हमारा फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, ये ट्राई करेगा इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, यहां डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल है ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस बॉन्ड में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ले लेगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन मिलाएगा, और यहां क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, ये C6H5 इन दोनों एटम के बीच में बन गया हमारा बॉन्ड, CH2, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक सिंगल बॉन्ड बचा CH2, और इस कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन बच गया, तो यहां हमारे पास फिर से फ्री रेडिकल बच गया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया चेन इनिशिएशन, यहां हमारी चेन बनना स्टार्ट हो गई बच्चों, ठीक है। सेकंड जो हमारा स्टेप है, स्टेप 2 है, वो है चेन प्रोपोगेशन। सेकंड स्टेप क्या है, चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन मतलब चेन प्रोपोगेट होगी, चेन की लेंथ इंक्रीज होगी। कैसे, जो हमारा फ्री रेडिकल है वो पड़ा है मिक्सचर में, और हमने बताया है कि हम पॉलीमर जब बनाते हैं तो बहुत सारे मोनोमर्स लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने एक ही इथीन लिया, हमारे पास बहुत सारी इथीन है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इथीन है वो मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा फ्री रेडिकल है, ये फिर से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल से ट्राई करेगा क्या ले ले, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन मिलाएगा, यहां बन जाएगा बॉन्ड। तो क्या हुआ, C6H5 CH2 CH2, यहां बन गया बॉन्ड CH2 CH2 डॉट। अब ऐसे ही नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा, उसके बाद फिर मॉलिक्यूल आएगा, ऐसे ही मान लो कि n मॉलिक्यूल आ गए, तो ऐसे ही n मॉलिक्यूल अटैच होते रहेंगे, फाइनली क्या मिलेगा तुमको, C6H5, ये 2 CH2 तो पहले से थे और n मॉलिक्यूल्स इसके आ गए, तो क्या हो गया, CH2 CH2 होल n CH2 और लास्ट के पास क्या बच जाएगा हमारा फ्री रेडिकल। तो ये हमारा हो गया चेन प्रोपोगेशन, यहां चेन की लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज होगी। अब फाइनली हमको करना क्या है बच्चों, फाइनली हमको चेन टर्मिनेट करनी है, क्योंकि ये चेन तब तक स्टॉप नहीं होगी जब तक यहां फ्री रेडिकल अवेलेबल रहेगा, क्योंकि हमको पता है फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। तो अब हमको क्या करना है, हमने चेन इंक्रीज की एक जगह तो हमको स्टॉप करना पड़ेगा, तो हमारा लास्ट स्टेप है चेन टर्मिनेशन। तो स्टेप 3 क्या हमारा, चेन टर्मिनेशन। तो जो बना है हम ले लेते हैं, C6H5 CH2 CH2 होल n CH2 फ्री रेडिकल। तो तुमको याद होगा बच्चों, हमने स्टार्टिंग में जब बेंजोइल पेरोक्साइड लिया था तो हमारे पास C6H5 कितने बने थे, 2 मॉलिक्यूल बने थे। तो ये जो चेन भी बनी होगी, ऐसा नहीं है एक बनी होगी, एक और चेन बनी होगी दूसरे वाले C6H5 के बाद, तो हम उसको भी लिख देते हैं C6H5 CH2 होल n CH2 फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये भी ट्राई कर रहा है कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, ये भी क्या है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये भी ट्राई कर रहा है इलेक्ट्रॉन दे दे। इसके आउटर में भी 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को कर लेंगे शेयर, और यहां बन जाएगा हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमने बताया भी था पॉलीमर के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पॉलीमर्स के मोनोमर्स के बीच में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो यहां कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, C6H5 CH2 होल n, उसके बाद 1 2 3 4 मॉलिक्यूल CH2 के, CH2 और लास्ट में फिर से CH2
होल एन और लास्ट में C6H5। तो ये हमारा पॉलीइथीन बन गया। इफ हम लोग स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को ध्यान ना दे तो ओनली क्या है CH2 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 CH2। तो नॉर्मली पॉलीइथीन को हम लोग ऐसे लिखते हैं CH2 CH2 होल एन, मींस CH2 CH2 के मॉलिक्यूल्स अटैच है बहुत सारे, एन टाइम्स इसको रिपीट करना है हमको, ठीक है। एन कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4, ठीक है, बट क्या होगा लार्ज नंबर होगा क्योंकि ये क्या है पॉलीमर है हमारा, ठीक है। तो हमने मैकेनिज्म देखी। तो मैकेनिज्म में हमारे क्या था, हमें याद करना है स्टार्टिंग में हमारे पास इनिशिएटर होना चाहिए। इनिशिएटर पेरोक्साइड होगा, ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड, कोइसाइल पेरोक्साइड। उसके बाद फर्स्ट स्टेप था चेन इनिशिएशन, वहां पेरोक्साइड हमारा फर्स्ट मोनोमर से रिएक्ट करेगा, चेन बनना स्टार्ट होगी। फिर क्या होगी, फिर चेन प्रोपोगेट होगी। सेकंड स्टेप था हमारा चेन प्रोपोगेशन, चेन की लेंथ इंक्रीज होगी। फाइनली जब खत्म हो जाएगी चेन बनना तो उस स्टेप को हम बोल रहे हैं चेन टर्मिनेशन। हाँ तो बच्चों अब हमको कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स के एग्जांपल देखने हैं। तो फर्स्ट है हमारा पॉलीइथीन। पॉलीइथीन हमारी दो टाइप की होती है, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है और एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है। तो फर्स्ट हम इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन को कैसे बनाते हैं, इथीन लेते हैं अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, प्रेशर अराउंड 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर अराउंड 350 टू 570 केल्विन। और कैटलिस्ट या इनिशिएटर में यहाँ पे क्या लोगे, या तो ऑक्सीजन लोगे या कोई सा पेरोक्साइड लोगे। तो जो पॉलीथीन मिलेगी वो तुम्हारी कौन सी मिलेगी, लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन फ्लेक्सिबल होती है और केमिकली इनर्ट होती है। केमिकली इनर्ट मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होती है और फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, वायर इंसुलेशन में जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है उनकी जो कोटिंग होती है उसमें इसका यूज है। स्क्वीज बोतल, स्क्वीज बोतल मतलब जो बोतल हम मार्केट से 10 रुपए की बोतल में पानी लेके पीते हैं, तो वो जो बोतल होती है वो पानी पीने के बाद हम क्या करते हैं, स्क्वीज कर देते हैं। तो स्क्वीज बोतल्स में इसका यूज होता है। टॉयज, फ्लेक्सिबल पाइप्स, जो पाइप फ्लेक्सिबल है उसको बनाने में इसका यूज होता है। सेकंड है हमारी हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन को भी हम किससे बनाएंगे, इथीन से ही बनाएंगे। अब इसमें कंडीशन याद रखनी है, उसमें प्रेशर हाई था, यहाँ पर प्रेशर उतना हाई नहीं है, अराउंड 6 टू 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अराउंड 340 टू 350 या 370 केल्विन टेम्परेचर है, एग्जैक्ट बोले तो 333 से 343 केल्विन टेम्परेचर। और कैटलिस्ट याद करना ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में कितने इथाइल मॉलिक्यूल है, 3 इथाइल मॉलिक्यूल है, ये होगा। और साथ में होगा इसके कैटलिस्ट जिगलर नाटा कैटलिस्ट, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4। ये दो कैटलिस्ट यूज करेंगे, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला है TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और इससे जो पॉलीथीन बनेगी इसकी डेंसिटी हाई होगी, ये मोर टफ होगी, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होगी ये भी, ठीक है, इलेक्ट्रिकली मतलब केमिकली इनर्ट होगी ये भी, बट ये क्या है मोर टफ है, टाइट है, ठीक है। तो जो हार्ड वाली बोटल्स होती है वो इससे बनती है। इसके अलावा जो हमारे पाइप होते हैं जो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, सॉलिड पाइप जो होते हैं वो इससे बनते हैं, बकेट्स बनती है, डस्टबिन बनते हैं, तो वो सब किससे बनते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन से। तो अब एक मेजर डिफरेंस मैंने छोड़ दिया है, लो डेंसिटी पॉलीथीन हमने जब क्लासिफिकेशन देखा था तो हमने बोला था लो डेंसिटी पॉलीथीन किसका एग्जांपल था, ब्रांच का एग्जांपल था, और हाई डेंसिटी पॉलीथीन किसका एग्जांपल था, लीनियर का एग्जांपल था। इफ जो पॉलीमर है वो हमारा लीनियर होगा तो वो क्या होगा, पास पास होगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी उसकी, ज्यादा हो जाएगी। जबकि इफ जो हमारा पॉलीमर है वो ब्रांच्ड होगा तो वो मॉलिक्यूल्स उसके पास आ नहीं पाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो तुमको याद रखना है जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है वो क्या होती है, ब्रांच्ड होती है, और जो लो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वो कैसी होती है, लीनियर होती है। फर्स्ट हमने पॉलीथीन देख लिया। सेकंड हमारा है टेफ्लॉन या फिर बोल दो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन तो हमको फर्स्ट जब भी हम घर में कुछ भी सब्जी बनाते हैं तो हमको पता होना चाहिए इंग्रेडिएंट क्या डालना है। तो सेम हमको एक पॉलीमर बनाना है तो हमको पता होना चाहिए इसका मोनोमर क्या होगा। तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन का मोनोमर क्या होगा, टेट्राफ्लोरोइथीन। इथीन का मतलब 2 कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड, और टेट्राफ्लोरो मतलब कितना फ्लोरीन लगा देते हैं यहाँ पे, 4 फ्लोरीन। तो 2 फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, 2 फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा। ये क्या है हमारा, ये मोनोमर है, और मोनोमर का नाम क्या है, इस मोनोमर का टेट्राफ्लोरोइथीन। तो जब इसको हाई प्रेशर
और कैटलिस्ट, कैटलिस्ट में हम लोग क्या लेंगे, कैटलिस्ट में नॉर्मली हम लोग क्या लेंगे, पेरोक्साइड। जब इसको हम लोग हाई प्रेशर और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रखेंगे तो ये अपने पॉलीमर में चेंज हो जाएगा और इस पॉलीमर का नाम है टेफ्लॉन या फिर पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। अच्छा बच्चों एक चीज ध्यान रखना, हमने पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म देखी है, बट हम जब रफ में पॉलीमर बनाएंगे तो हम उस मैकेनिज्म को फॉलो करके पॉलीमर नहीं बनाएंगे, क्योंकि उस मैकेनिज्म को हमने फॉलो किया तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझसे कोई पूछे बताओ पॉलीइथीन कैसे बनता है, तो मैं बोलूंगा मुझे याद है इथीन से बनता है, तो मैंने इथीन के n मॉलिक्यूल्स लिए। यहाँ क्या करना है, बस तुमको बॉन्ड को अल्टरनेट मूव कराना है। एक बॉन्ड यहाँ पीछे से आ रहा होगा और ये बॉन्ड हमारा आगे जा रहा होगा, बस इतना। तो हुआ क्या, यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, ये हो गया हमारा CH2, ये बॉन्ड आगे चला गया तो यहाँ कितना बॉन्ड बचा, एक, ये हो गया CH2, यहाँ एक बॉन्ड बन गया और इसको बंद करके होल एंड लगा दो बस, ठीक है। तो ये हमारा इथीन बन गया। सेम यहाँ हुआ, जब हम लोग टेफ्लॉन बनाया तो टेफ्लॉन में भी क्या करना है, ये बॉन्ड हमारा एक तरफ से यहाँ चला गया और यहाँ से एक बॉन्ड पीछे से यहाँ आ गया, तो यहाँ एक बॉन्ड आया, यहाँ पे एक बॉन्ड बचा और एक ये वाला बॉन्ड क्या आगे चला गया। और हमें याद रखना है पॉलीमर बनाने के लिए कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, एक मॉलिक्यूल से पॉलीमर नहीं बनेगा, हमको n मॉलिक्यूल्स लेने हैं। तो यहाँ क्या हो गया, होल n हो गया, ये जो n मॉलिक्यूल्स थे वो कनेक्ट हो गए एक दूसरे से। तो इसका यूज, ठीक है, टेफ्लॉन का सबसे ज्यादा जो यूज है हमारा वो ऑयल सील्स और गैस्केट्स बनाने में होते हैं। ऑयल की जो सील होती है ना, एक टाइप से ढक्कन जैसा कुछ बोल दो, वो किससे बनता है, टेफ्लॉन से बनता है। गैस्केट्स, गैस्केट्स मतलब जब दो सरफेस को हम लोग जॉइंट करते हैं, या जैसे दो पाइप को जब जॉइंट करते हैं तो बीच में एक ब्लैक कलर का रबर जैसा गोल गोल कुछ लगाते हैं, तो उसको हम गैस्केट्स बोलते हैं। ये तुम्हारे घर में पुराना वाला फिल्टर हो, स्टील वाला जो फिल्टर आता था पानी को फिल्टर करने के लिए, तो जो उसमें टैप लगा होता था, तो देखना टैप के आगे और पीछे व्हाइट या ब्लैक कलर का कुछ लगा होता है जो सरफेस के बीच में, ताकि कुछ भी जो लिक्विड हमारा लीक ना हो, तो उसको बनाने में टेफ्लॉन का यूज होता है। और जो हमारे नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होते हैं, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होते हैं, नॉन स्टिक पेन्स जो होते हैं, उसकी कोटिंग में भी किसका यूज होता है, टेफ्लॉन का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल की बात करें, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनता है हमारा एक्रिलोनाइट्राइल से। अब एक्रिलोनाइट्राइल क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल कोई भी टफ चीज नहीं है, विनाइल ग्रुप के ऊपर CN लगाता है। विनाइल याद है बच्चों क्या था, डबल बॉन्डेड कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये हमारा विनाइल ग्रुप है और उसके ऊपर हमने लगा रखा है नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब CN लगा रखा है, ये हमने लगा रखा है। अब यहाँ पे तुम्हें बस हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी कंप्लीट करनी है। जैसे यहाँ पे 3 बॉन्ड हो गए तो कार्बन 4 बनाते हैं, तो इसको एक हाइड्रोजन चाहिए, इसके पास 2 ही है तो यहाँ 2। तो ये है हमारा एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। अब यहाँ भी हमने सेम काम करना है, हमने क्या डालना है, हाई प्रेशर लगाना है और कैटलिस्ट डालना है। कैटलिस्ट में नॉर्मली हम लोग क्या डालेंगे, कैटलिस्ट में हम लोग नॉर्मली पेरोक्साइड डालेंगे। तो होगा क्या, यहाँ से एक बॉन्ड पीछे से आ रहा होगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ कितना बॉन्ड बचा, 1 ना, ये CH, इसके ऊपर दिया बच्चों CN, और यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया और इसको ब्रैकेट में किया क्लोज, यहाँ लगाया N, क्योंकि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके, हमारे पास इसके N मॉलिक्यूल्स है और ये सारे N मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमने बना लिया पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। शॉर्ट में इसको हम पान भी बोलते हैं, कुछ जगह पान लिखा मिलेगा, खाने वाला पान नहीं बच्चों, ठीक है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। अच्छा इसका यूज की बात करें, यूज होता है इसका वूल बनाने में। वूल समझते हैं ना बच्चों, फाइबर्स बनाने में, कमर्शियली फाइबर या सिंथेटिक फाइबर बनाने में इसका यूज होता है। फॉर एग्जांपल और हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट हमारा एडिशन पॉलीमर है पॉलीप्रोपीन। तो नाम से ही पता चल रहा है पॉलीप्रोपीन किससे बनेगा, प्रोपीन से बनेगा। प्रोपीन मतलब प्रोप का मतलब हमारा कितने कार्बन होते थे, प्रोप का मतलब होता था हमारा 3 कार्बन, और इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगाया और वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं, CH3 CH CH2, ये हमारा मोनोमर हो गया प्रोपीन। तो हमको याद है बच्चों करना क्या था, बॉन्ड मूव कराना, तो यहाँ से बॉन्ड यहाँ आएगा और ये बॉन्ड आगे चला जाएगा। बाई चांस ये बॉन्ड आगे चला गया तो इस कार्बन के पास पहले से 4 बॉन्ड क्या हो जाएंगे, 5। तो इस CH3 को तुमको यहाँ नहीं लगाना, इसको या तो तुम ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, ठीक है। तो इसको CH3 को यहाँ ऊपर लगा, तो ये भी हमारा क्या पॉलीप्रोपीन है। तो यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ गया और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, तो क्या बन गया, बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर में हमारा CH3, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया और होल N, क्योंकि हमने कितने मॉलिक्यूल्स लिए बच्चों इसके प्रोटीन के N मॉलिक्यूल्स लिए, तो ये हमारा पॉलीमर बन गया पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन का यूज क्या है? टॉयज बनाने में, पाइप्स बनाने में, रोप्स बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉलीस्टाइरीन। अब पॉलीस्टाइरीन के लिए जो मोनोमर है उसका नाम है स्टाइरीन, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, जैसे एक्रिलोनाइट्राइल था वैसे ही सेम है स्टाइरीन। स्टाइरीन क्या है? जो हमारा विनाइल ग्रुप है उसके ऊपर बेंजीन लगी हुई है, C6H5 लगा है। तो विनाइल ग्रुप याद है बच्चों क्या था? डबल बॉन्डेड कार्बन को हम विनाइल बोलते हैं, और इसके ऊपर हमारा क्या लगा हुआ है? बेंजीन C6H5, ठीक है। वैलेंसी कंप्लीट करें तो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ दो, और हमने क्या लिया? N मॉलिक्यूल्स। इसका नाम क्या है? इसके मोनोमर का, इसके मोनोमर का नाम है स्टाइरीन। अब क्या होगा? यहाँ से बॉन्ड यहाँ आएगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ आ गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया CH, यहाँ आ गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया CH2, फिर एक बॉन्ड और इस CH के ऊपर क्या था? हमारा बेंजीन लगा हुआ था। तो बेंजीन बना भी सकते हो, C6H5 भी ले सकते हो। ये बन गया हमारा पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन का यूज क्या है? रैपिंग मटेरियल बनता है, किसी चीज को रैप करने के यूज आता है। जो रेडियो और टीवी के कैबिनेट्स होते हैं, जो उनका पीछे का कवर होता है ब्लैक कलर का, वो किससे बनता है? हमारा पॉलीस्टाइरीन से बनता है। तो बच्चों थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, जब मैं एक्रिलोनाइट्राइल बनाया था तो Cn को मैंने राइट साइड में लगाया था, जबकि मैंने जब स्टाइरीन बनाया तो C6H5 को लेफ्ट साइड में लगाया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका नाम बहुत सुना होगा आपने, PVC पाइप्स ना। PVC क्या है? ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है। पॉलीविनाइल क्लोराइड को भी हम लोग क्या बोलते हैं? PVC बोलते हैं। और नाम से ही पता चल गया क्या बनते हैं? इसके पाइप्स बनते हैं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड किससे बनेगा? विनाइल क्लोराइड से। विनाइल याद ही है, डबल बॉन्डेड कार्बन को हम लोग विनाइल कार्बन बोलते हैं, और उसके ऊपर लगा देना हमको क्लोरीन। तो ये हमारा वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, और ये इसके N मॉलिक्यूल्स ले लिए। इसका नाम क्या है? मोनोमर का विनाइल क्लोराइड। होगा क्या? यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ आएगा और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH Cl बोले, ये बन गया हमारा PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसका नाम क्या था? मोनोमर का नाम क्या है? विनाइल क्लोराइड। तो बच्चों इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोनोमर्स के नेम। तुमने पॉलीमर दे दिया बाई चांस तुमको, तो उसका मोनोमर तुमको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने पूछा बताओ टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है? तो टेफ्लॉन का मोनोमर क्या था? टेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है। तो अभी तक जितने भी हमने एडिशन पॉलीमर देखे होंगे ये सारे कैसे पॉलीमर है? होमोपॉलीमर है। हमने सेम काइंड ऑफ मोनोमर यूज किए हैं। जैसे इसमें भी क्या है? एक टाइप का मोनोमर है प्रोपीन, इसमें भी ओनली स्टाइरीन, इसमें भी क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। बस हमारे पास एक होमोपॉलीमर और बचा है हमारे सिलेबस का, उसके बाद हम लोग कोपॉलीमर देखेंगे। नियोप्रीन का जो मोनोमर है, मोनोमर का नाम है हमारा क्लोरोप्रीन। और इसका दूसरा एक और नाम है, ये तो कॉमन नाम हो गया क्लोरोप्रीन। हमारे पास IUPAC नेम और है 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाई ई। इजी है, खाली मोनोमर याद करना है। नियोप्रीन का मोनोमर क्या है? 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाई। ब्यूटा, ब्यूटा का मतलब कितने कार्बन होते थे बच्चों? ब्यूटा का मतलब 4 कार्बन होते थे। और 1,3 डाई का मतलब फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। ये हमारी फर्स्ट और थर्ड कार्बन के बाद क्या है? डबल बॉन्ड है। और सेकेंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है हमारा? क्लोरो, तो यहाँ हमने लगा दिया क्लोरीन। अब वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 2 बनाए तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गए, यहाँ पे भी 2। तो ये हमारा हो गया मोनोमर। हम मोनोमर कितने लेंगे? N मोनोमर्स लेंगे। यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CCl। यहाँ कितने बॉन्ड हो गए बच्चों? डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 है। तो ये हमारा बन गया नियोप्रीन। और नियोप्रीन क्या है? ये हमारा सिंथेटिक रबर, ठीक है। यूजेस की बात करें, अच्छा फर्स्ट बात कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंट होता है वेजिटेबल और हमारा मिनरल ऑयल से।
इफ इसको वेजिटेबल ऑयल या मिनरल ऑयल में रखा जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो इसके क्या बनते हैं, होसेस बनते हैं। होसेस क्या है, ये एक टाइप से फ्लेक्सिबल पाइप जैसा कुछ होता है। मतलब कुछ पाइप देखे होंगे ना, रिंग रिंग टाइप के होते हैं, उसको खींचने से थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, छोटा भी होता है, उसको हम होसेस बोलते हैं। मतलब ऑयल को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए इसके पाइप्स बनते हैं। इसके अलावा इसके गैस्केट्स बनते हैं। गैस्केट्स हमने बताई, जब जो दो पाइप के बीच में सील लगानी होती है, दो पाइप को कनेक्ट करना है तो बीच में क्या जरूरत होती है, हमको गैस्केट्स की जरूरत होती है। और कन्वेयर बेल्ट्स बनते हैं। कन्वेयर बेल्ट्स मतलब इफ जैसे फैक्ट्रीज में कुछ सामान को एक जगह से जब दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है तो एक बेल्ट चलता रहता है, जिसके वो बेल्ट चलता रहता है, उसके ऊपर सामान रख देते हैं और वो आगे जाता रहता है। तो उस कन्वेयर बेल्ट को बनाने के लिए भी क्या यूज होता है, हमारा नियोप्रीन यूज होता है। और ये हमारा सिंथेटिक रबर है बच्चों, याद रखना, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कोपोलीमर कौन कौन से एडिशन करते हैं। कोपोलीमर में हमारे पास दो पॉलीमर अवेलेबल है, बुना एन और बुना एस। बुना एस, तो बुना एस की बात की जाए तो फर्स्ट इसके मोनोमर पता होना चाहिए। और ये कैसा पॉलीमर है, हमने बताया कोपोलीमर में मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर होते हैं। तो इसके दो मोनोमर है, कौन कौन से, बुना। बुना का मतलब है ब्यूटा 1,3 डाइईन, और दूसरा मोनोमर है एस फॉर स्टाइरीन, ठीक है। तो दो मोनोमर है ब्यूटा 1,3 डाइईन और स्टाइरीन। ब्यूटा 1,3 डाइईन, ब्यूटा मतलब 4 कार्बन और फर्स्ट और थर्ड पे क्या है, डबल बॉन्ड है। ये ब्यूटा 1,3 डाइईन और स्टाइरीन याद ही होगा बच्चों आपको। स्टाइरीन क्या था, विनाइल ग्रुप के ऊपर क्या लगा था, बेंजीन लगा था ना, स्टाइल मान रहा था वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टाइल। एन मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम, काम करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना, हमको पूरी मैकेनिज्म फॉलो नहीं करनी है, हमको बस बॉन्ड शिफ्ट कराना है। तो यहां से बॉन्ड यहां आया, ये वाला बॉन्ड यहां चला गया, ये बॉन्ड यहां आ गया और ये बॉन्ड यहां गया। तो क्या बन गया, यहां आ गया हमारा सिंगल बॉन्ड। उसके बाद क्या बच्चों, CH2। यहाँ पे कितने बॉन्ड है, एक है, एक यहाँ चला गया ना आगे, ये आ गया हमारा CH। यहाँ कितने बॉन्ड हो गए बच्चों, 2 बॉन्ड। उसके बाद CH सिंगल, CH2 सिंगल, CH, C6H5 सिंगल, CH2 4 है। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा, कभी तो सर बेंजीन बना देते हैं, कभी सर C6H5 लिख देते हैं। एक ही बात है बच्चों, एग्जाम में तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तुम्हारा बेंजीन बनाने हो, ऐसे बनाने ऐसे बनाओ, नहीं तो बॉन्ड भी दिखाने तो बॉन्ड भी दिखा के बना सकते हो, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया बुना एस। तो बुना एस किस किस से बना, ब्यूटा 1,3 डाइईन और स्टाइरीन से। अच्छा बात करते हैं इसके यूजेस की। फर्स्ट थिंग, ये भी हमारा सिंथेटिक रबर है। इससे नॉर्मली बनते हैं हमारे ऑटो टायर्स, जो व्हीकल्स के टायर्स होते हैं वो बुना एस से बनते हैं। उसके अलावा इससे फुटवेयर्स भी बनते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें। और नेक्स्ट हमारा बुना एन। तो 8 हो गए थे, हम 9 देख लेते हैं। लास्ट हमारा बुना एन। तो बुना एन के लिए भी मोनोमर सेम है। एक तो हमारा ब्यूटा 1,3 डाइईन और सेकंड मोनोमर एन। एन कहां था हमारा, सेकंड कौन सा होगा, एक्रिलोनाइट्राइल। तो ब्यूटा 1,3 डाइईन अभी हमने बनाया, वापस बना देते हैं ना। अब तक तो याद भी हो गया होगा बच्चों ना। और एक्रिलोनाइट्राइल क्या था बच्चों, विनाइल ग्रुप के ऊपर क्या लगा हुआ था, CN लगा हुआ था। तो ये सेम काम होना है, NN मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ से बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड आगे जाएगा, ये बॉन्ड आगे जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। मैं नीचे बना देता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड बच गया CH, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये CH, यहाँ बॉन्ड हो गया सिंगल CH2 सिंगल, CH2 सिंगल, CH, CN4। तो ये बन गया हमारा बुना एन, ठीक है। इसके लिए क्या, इसके यूज क्या है, ऑयल पाइप बनते हैं, ऑयल सील बनती है इससे, ऑयल टैंक की जो लाइनिंग होती है वो इससे बनती है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या किया, आज हमने एडिशन पॉलीमर्स कंप्लीट कर दिया। जितने भी एडिशन पॉलीमर्स आपके सिलेबस में थे, मैंने वो सारे एडिशन पॉलीमर्स यहाँ कवर कर लिया है। जिसमें ये जो लास्ट के 3 थे, ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन, ये तीनों क्या हमारे सिंथेटिक रबर है। तो नेक्स्ट क्लास लेक्चर में हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर्स देखेंगे। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.